अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स या स्टडीज के बारे में बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वो स्टडीज होती हैं जिसमें रिसर्चर खुद किसी इलाज या चीज जैसे दवा, वैक्सीन या रवैये को लोगों पर आजमाकर इसके असरात देखता है। इसकी दो अहम किस्में हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और इसके अलावा क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो हम शुरुआत करते हैं आरसीटी यानी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से। ये एक ऐसी किस्म की रिसर्च है जिसमें मरीजों को रैंडमाइज वे में दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। रैंडमाइजेशन का मतलब है किसी भी रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को बगैर किसी जानिबदारी के मुख्तलिफ ग्रुपों में विदाउट एनी बायस तकसीम किया जाता है। इन दो ग्रुपों में से एक ग्रुप को इलाज दिया जाता है जिसे हम इंटरवेंशन ग्रुप कहते हैं, और दूसरे ग्रुप को ना इलाज दिया जाता है या अक्सर नकली दवा दी जाती है, तो इस ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। रिसर्चर्स में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है। और हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो चूंकि ग्रुप्स रैंडमाइजेशन करके बनाए जाते हैं इसलिए बायसेस कम होते हैं। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट यानी टेम्पोरलिटी को वाज़ेह तौर पर दिखाया जा सकता है। इसके अलावा इन स्टडीज में जो दो ग्रुप बनाए जाते हैं वो आपस में मुशाबहत रखते हैं। इन स्टडीज के अंदर रिसर्च के अंदर के नताइज की वैलिडिटी ज़्यादा होती है जिसे हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है रिसर्च में जो फर्क नजर आए वो वाकई इलाज या तब्दीली की वजह से हो, ना कि किसी और वजह से। अब हम इस स्टडी के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये तहकीक महंगी होती है और इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके अलावा कभी कभी एथिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, मसलन किसी को दवा देना और किसी को ना देना। इसके अलावा इसके नताइज को हर जगह या हर फर्द पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रेयर डिसीजेस और लॉन्ग टाइम इफेक्ट करने के लिए ये स्टडी डिज़ाइन संभाल करना मुश्किल होता है। अब अगर हम इन स्टडीज के मसाइल यानी बायस के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर है सिलेक्शन बायस, यानी अगर लोग गलत तरीकों से दो ग्रुपों में तकसीम हो तो सिलेक्शन बायस होता है। नंबर 2 पर है परफॉर्मेंस बायस, अगर मरीज या डॉक्टर दोनों को पता हो कि वो किस ग्रुप में है तो परफॉर्मेंस बायस हो सकता है। नंबर 3 पर है डिटेक्शन बायस, अगर नतीजा जांचने वाला भी ग्रुप से वाकिफ हो तो डिटेक्शन बायस हो सकता है। नंबर 4 पर है एट्रिशन बायस, यानी अगर कुछ लोग दरमियान में रिसर्च छोड़ जाएं तो एट्रिशन बायस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन मसाइल यानी बायसेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सही तरीकों से ग्रुप बनाएं यानी प्रॉपर रैंडमाइजेशन करें। उसके बाद ब्लाइंडिंग करें। ब्लाइंडिंग की 3 किस्में हो सकती हैं, सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग एंड ट्रिपल ब्लाइंडिंग। सिंगल ब्लाइंडिंग में मरीज को पता नहीं होता कि उसे कौन सी इंटरवेंशन मिल रही है, और डबल ब्लाइंडिंग में मरीज और डॉक्टर दोनों को पता नहीं होता। और इसके अलावा ट्रिपल ब्लाइंडिंग में मरीज, डॉक्टर और नतीजा देखने वाला किसी को भी नहीं पता होता। इसके अलावा जो लोग रिसर्च दरमियान में छोड़ दें उन्हें भी शुरू में दिए गए ग्रुप के मुताबिक एनालिसिस में शामिल करें। इसके अलावा रिसर्च के कवायद पर सख्ती से अमल करें। अब हम क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। ये वो स्टडीज होती हैं जिसमें पार्टिसिपेंट सिलेक्शन के लिए रैंडमाइजेशन का मेथड्स नहीं अपनाया जाता, लेकिन फिर भी इंटरवेंशन से होने वाले असरात को झांचने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि एक स्कूल में नई पढ़ाने की टेक्निक आजमाई जा रही है। एक क्लास को नई टेक्निक से पढ़ाया गया और दूसरे को पुरानी से, लेकिन ये दोनों क्लासेस पहले से ही बनी हुई थी, बच्चों को रैंडम तरीके से नहीं चुना गया। तो ये एक क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट है। अब हम इन स्टडीज के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो अमली तौर पर आसान और जल्द की जा सकती है। इसके अलावा इन स्टडीज पर कम खर्च होता है और ये कम वक्त लेती है, और जहां रैंडमाइजेशन मुमकिन ना हो वहां ये मुफीद होती हैं। अब हम इन स्टडीज के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो चूंकि ग्रुप पहले से ही बने हुए होते हैं इसलिए बायसेस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके अलावा इन स्टडीज के अंदर कंफाउंडर वेरिएबल
पाए जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो स्टडी पर असर डाल सकते हैं। और इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट का ताल्लुक वाज़ेह नहीं हो पाता इन स्टडीज़ के ज़रिए। कंफाउंडर वो छुपा हुआ फैक्टर है जो दोनों चीज़ों यानी एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान मौजूद असल ताल्लुक को मशकूक या गलत बना देता है। मिसाल के तौर पर एक स्टडी में साबित हुआ कि आइसक्रीम खाने वाले अफराद ज़्यादा डूबते हैं, जबकि ये गलत नतीजा है। असल में कंफाउंडर होने से इन स्टडीज के नतीजे बदल गया है। असल वजह यह है कि गर्मियों में लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं और ज्यादा टहलने जाते हैं, इसीलिए डूबने के वाकयात ज्यादा होते हैं। तो इन स्टडीज के अंदर गर्मी का मौसम कंफाउंडर है। अब हम हायरार्की ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि हायरार्की ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज को इनकी स्टडी क्वालिटी और रिस्क ऑफ बायस की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। अब हम निचले दर्जे से ऊपर की तरफ की वजाहत करते हैं तो सबसे नीचे एडिटोरियल और माहिरीन की राय मौजूद है। इन स्टडीज में सबसे कम क्वालिटी और सबसे ज़्यादा बायसनेस होती है। ये साइंसी रिसर्च पर नहीं बल्कि ज़ाती माहिरीन की राय पर मबनी होती है। उसके बाद केस स्टडीज एंड केस रिपोर्ट्स आती हैं। इन स्टडीज में किसी एक मरीज या मल्टीपल केसेस की तफसील बयान की जाती है। ये स्टडीज रेयर केसेस के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन इन स्टडीज को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आती हैं। इन स्टडीज में एक ही वक्त में डेटा इकट्ठा किया जाता है। ये स्टडीज डिसीज प्रेवलेंस मालूम करने के लिए बेहतर है, लेकिन ये स्टडीज टेम्पोरलिटी एस्टेब्लिश्ड नहीं करती। इसके बाद केस कंट्रोल स्टडीज आती हैं। इन स्टडीज में मरीजों यानी केसेस और सेहतमंद लोग यानी कंट्रोल का मुआवजा किया जाता है। इन स्टडीज में पास्ट लाइफ में मौजूद रिस्क फैक्टर्स को तलाश किया जाता है। इसके बाद कोहॉर्ट स्टडीज आती हैं। इन स्टडीज में दो ग्रुपों को, मसलन एक एक्सपोजर और दूसरा नॉन एक्सपोजर को वक्त के साथ फॉलो किया जाता है, ये देखने के लिए कि किस में बीमारी पैदा होती है। इसके बाद आरसीडी यानी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडीज आती है। इन स्टडीज में पार्टिसिपेंट्स को रैंडमाइजेशन करके दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। ये स्टडीज गोल्ड स्टैंडर्ड होती हैं और उनमें बायसेस कम से कम होता है। अब हम सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस की बात करते हैं, जो इस सबसे टॉप पर है, जो सबसे ज़्यादा मजबूत साबित होती है। इन स्टडीज में कई हाई क्वालिटी रिसर्चेस को जमा करके इनका तज्जिया किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा लाजमी हुआ होगा। अगर मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।